नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। नेपाल में लगी आग अभी पूरी तरह बुझी नहीं है। काठमांडू में अभी भी जगह जगह धुआं उठता दिखाई दे रहा है। हर तरफ तबाही के निशान हैं, लेकिन सड़कों पर सन्नाटा है। फिलहाल कोई सरकार नहीं है, प्रधानमंत्री नहीं है, सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता भाग चुके हैं, इसलिए आर्मी ने पूरे नेपाल को अपने कंट्रोल में लिया है। काठमांडू में कल सुबह तक के लिए कर्फ्यू है। लोगों से घरों में रहने के लिए कहा गया है। सरकारी अफसरों ने काम शुरू कर दिया है। आज चीफ सेक्रेटरी ने सभी मंत्रालयों के सेक्रेटरीज और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के साथ मीटिंग की। कल की हिंसा में नुकसान का जायजा लेने के लिए जो बिल्डिंग्स जलाई गई थी, जिस सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया था, उन्हें ठीक करने, सड़कों पर फैली गंदगी और मलबे को हटाने के निर्देश दिए गए। काठमांडू के इंटरनेशनल एयरपोर्ट को खोल दिया गया है। कल काठमांडू में जो आगजनी और लूटपाट हुई थी, उससे आज आंदोलन करने वालों ने पल्ला झाड़ लिया। प्रोटेस्ट करने वालों ने कहा कि आंदोलन करने वालों के बीच कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स घुस गए थे। उन्होंने आंदोलन को कमजोर करने के लिए आगजनी, तोड़फोड़ और लूटपाट की। अब काठमांडू में सफाई के साथ साथ सुलह की कोशिश भी शुरू हो गई है। काठमांडू की सड़कों पर सफाई का काम चल रहा है। जली हुई कारें, टूटे हुए बैरिकेड्स, खाक हो चुकी प्रॉपर्टी की राख बटोरी जा रही है। अब नेपाल को कौन चलाएगा, इस सवाल का जवाब खोजने की कोशिश की जा रही है। जेन जी मूवमेंट में शामिल आंदोलनकारियों ने आज अगली सरकार के स्वरूप पर चर्चा की। अंतरिम सरकार की कमान किसे सौंपी जाए, इसको लेकर सुशीला कार्की, सुदान गुरुंग, बालेंद्र शाह और रवि लाचिमाने जैसे कई नाम चर्चा में आए। ये लोग कौन हैं, आंदोलनकारियों की पसंद क्यों है, इनको लेकर सेना का रुख क्या है, ये सब मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाता हूं कि इस वक्त नेपाल में हालत क्या है। काठमांडू में जो आग कल शाम लगाई गई थी, वो आज भी सुलग रही है। पिछले 24 घंटों में नेपाल की सरकारी और प्राइवेट प्रॉपर्टी पर जो कालिख पोती गई, उसे मिटाने में शायद कई बरस लग जाएंगे। जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये काठमांडू के सबसे आइकॉनिक 5 स्टार होटल हिल्टन की है। आंदोलनकारियों ने इस होटल को जलाकर खाक कर दिया। हिल्टन होटल से आज भी धुआं उठता दिखाई दिया। हिल्टन होटल काठमांडू के सबसे सिक्योर जोन में है। पुलिस मुख्यालय और नेपाल सरकार का सेक्रेटेरिएट यानी सिंह दरबार भी हिल्टन होटल के पास ही है। लेकिन बेकाबू भीड़ ने इतने सिक्योर जोन में घुसकर हिल्टन होटल को आग के हवाले कर दिया। नेपाल में जो हालात हैं, उसका असर हमारी सरहद पर दिखाई दे रहा है। भारत नेपाल बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ानी पड़ी है। नेपाल में हिंसा के बाद बहुत से लोग नेपाल से भागकर भारत की तरफ आ रहे हैं। नेपाल के लोग भारत में थे, वो वापस अपने परिवार के पास लौटना चाहते हैं, इसलिए बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं। जो कैदी नेपाल की जेलों से भागे हैं, वो भी पुलिस से बचने के लिए भारत में घुसने की कोशिश में है। इसीलिए बॉर्डर पर एसएसबी के जवान चौकन्ने हैं। आज एसएसबी ने 5 ऐसे अपराधियों को अरेस्ट किया जो नेपाल की जेल से फरार होकर भारत में घुसने की कोशिश कर रहे थे। कि हमें इंफॉर्मेशन मिली थी कि नेपाल में बहुत सी जगह पे जेल ब्रेक हो गई है और वो जो कैदी हैं वो सारे के वहां से निकल गए हैं। तो ऐसी सिचुएशन में डेफिनेटली वो नेपाल के रास्ते हिंदुस्तान में भी घुस सकते हैं। तो हम सारे अलर्ट हैं और हमने सभी को अलर्ट कर रखा है कि भाई चेक करते रहिए। चेक करने के साथ साथ क्योंकि वो नेपाल से यदि आ रहे हैं तो हम उनकी चेकिंग जरूर करते हैं। और हमने 5 लोगों को ऐसों को पकड़ा भी है जो कि नेपाल जेल से भागे हुए थे और उनको हमने डिटेन किया है। लेकिन हैरानी की बात आपको बताऊं, हमारे देश के कुछ नेता ये उम्मीद पाल कर बैठे हैं कि जो नेपाल में हुआ भारत में भी हो सकता है। संजय राउत, संजय सिंह, इन दोनों ने तो ये बात खुलकर कही और तेजस्वी यादव ने यही बात दबी जबान से कहती। संजय राउत ने कहा कि नेपाल की तरह भारत में भी अंदर ही अंदर आग धधक रही है, पता नहीं कब नेपाल जैसे हालात बन जाए। संजय राउत ने कहा कि हालात तो बहुत खराब है, लेकिन हमारे देश में अभी भी लोग गांधी जी के सिद्धांत को मानते हैं, इसलिए शांति है, वरना हालात तो कभी भी बिगड़ सकते हैं। सुनिए उन्होंने क्या कहा।
ये आग जो है वो करप्शन के खिलाफ है। ये आग जो है नेपाल में लगी है ये तानाशाही के खिलाफ है। और ये आग सरकार, मंत्री और मंत्रियों के बेटे जो फॉरेन विदेश में जो है ना, उनके खिलाफ भी है। मंत्री उनको सड़क पर पकड़ कर लोगों ने मारा है, घर जलाए हैं। भारत की स्थिति भी ठीक नहीं है। ये ऊपर ऊपर सब दिखा रहे हैं, लोग अंदर अंदर बहुत अस्वस्थ और असंतोषी है। तो सबको सावधान रहना चाहिए। मैं इतना ही कहूँगा, कभी क्या होगा, देखिए बांग्लादेश में हो गया, नेपाल में हो गया, म्यांमार में हो गया, श्रीलंका में हो गया, पाकिस्तान में तो होता ही रहता है। यहाँ का भी युवा जो है आज आपको शांत दिख रहा है, वो बेरोजगार है। नेपाल की हालत भी ऐसे ही है, ऐसी थी। और ये चिंगारी भारत में अगर आती है तो भारत बड़ा देश है, लोकतंत्र है, लेकिन भारत आज तक जो बचा है वो सिर्फ यहाँ महात्मा गांधी का जन्म हुआ था और गांधी को आज भी देश मानता है, इसलिए ये लोग बचे हुए हैं। फ्रांस में भी आम लोग सरकार के खिलाफ सड़कों पर हैं। आज पेरिस समेत फ्रांस के अलग अलग शहरों में 30 जगहों पर दिन भर पुलिस और प्रोटेस्टर्स के बीच भिड़ंत हुई। यह हालात फ्रांस में हो रही राजनीतिक उथल पुथल और इंस्टेबिलिटी के कारण बने। लोग प्रेसिडेंट मैक्रों की आर्थिक नीतियों से नाराज हैं। सरकार इंस्टेबल है, इसलिए ये प्रोटेस्ट हो रहा है। प्रोटेस्ट पहले से तय था। आज प्रोटेस्टर्स ने फ्रांस में ब्लॉक एवरीथिंग के नाम से कॉल दी थी। इसी दौरान कल प्रधानमंत्री फ्रांसवा बायरो नेशनल असेंबली में विश्वास मत हार गए। इसके बाद प्रेसिडेंट मैक्रों ने रक्षा मंत्री सेबेस्टियन लेकॉर्नू को प्राइम मिनिस्टर बनाने का ऐलान कर दिया। इससे लोगों की नाराजगी और बढ़ गई। आज के प्रोटेस्ट को फ्रांस की लेफ्ट पार्टीज ने सपोर्ट किया था। सोशल मीडिया के जरिए लोगों से सड़क पर आने की अपील की गई। करीब 1 लाख लोग फ्रांस के अलग अलग शहरों में इकट्ठा हुए। ऑफिस टाइम के दौरान नकाबपोश प्रदर्शनकारियों ने कई बार पेरिस की बेल्ट रोड को जाम करने की कोशिश की। आज एक अच्छी खबर भारत और अमेरिका के रिश्तों को लेकर आई। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने न सिर्फ भारत के साथ टैरिफ वॉर के सुलझने की उम्मीद जताई, बल्कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्वीट को ट्रुथ सोशल पर पोस्ट भी किया। इसकी शुरुआत भी ट्रंप ने ही की। सबसे पहले ट्रंप ने लिखा कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार बाधाओं को सुलझाने पर बातचीत चल रही है। अगले कुछ हफ्तों में अपने अच्छे दोस्त मोदी के साथ बात करने के लिए मैं उत्सुक हूं। ट्रंप ने लिखा कि वो इस बात को लेकर निश्चिंत हैं कि दोनों देशों के बीच जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन्हें जल्दी सुलझा लिया जाएगा। ट्रंप ने संकट से उलझने की उम्मीद जताई, दोस्ती का हाथ बढ़ाया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवाब देने में देर नहीं की। अब बात करते हैं वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन की। चुनाव हो गया, कंट्रोवर्सी जारी है। उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए कैंडिडेट सीपी राधाकृष्णन की बड़ी जीत के 24 घंटे बाद भी विरोधी दलों के नेता ये हिसाब किताब लगाने में जुटे हैं कि आखिर इंडिया अलायंस की कौन सी पार्टी के कितने सांसदों ने क्रॉस वोटिंग की। एनडीए के कैंडिडेट को वोट डाल दिया। एनडीए के नेता बार बार दावा कर रहे हैं कि विपक्ष के कम से कम 29 एमपीज ने अंतरात्मा की आवाज पर एनडीए के कैंडिडेट को सपोर्ट किया। आज किरेन रिजिजू ने ट्विटर पर लिखा कि इंडिया अलायंस के सांसदों को विशेष धन्यवाद, जिन्होंने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के कैंडिडेट सीपी राधाकृष्णन को वोट दिया। असल में उपराष्ट्रपति के चुनाव में एनडीए के कैंडिडेट सीपी राधाकृष्णन को कुल 452 वोट मिले हैं, जबकि एनडीए के पास 427 और वाईएसआरसीपी के 11 वोट मिलाकर कुल 438 वोट थे। आज रायबरेली से इंटरेस्टिंग खबर आई। राहुल गांधी आज अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी रायबरेली पहुंचे थे। यूपी सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के नेतृत्व में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के विरोध का पूरा इंतजाम किया था, लेकिन पुलिस ने राहुल गांधी का रूट बदल दिया। मंत्री महोदय कार्यकर्ताओं के साथ सड़क पर बैठकर नारेबाजी करते रहे और राहुल गांधी को पुलिस ने दूसरे रास्ते से निकाल दिया। इससे बीजेपी के कार्यकर्ता नाराज हो गए। दिनेश प्रताप सिंह ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी को चिट्ठी लिखकर पुलिस अफसरों के खिलाफ एक्शन लेने की मांग की है। असल में हुआ ये कि जिस तरह कांग्रेस आरजेडी के मंच से प्रधानमंत्री मोदी को मां की गाली दी गई थी,
इसको लेकर बीजेपी के कार्यकर्ता रायबरेली में राहुल गांधी का विरोध करना चाहते थे। आज इलेक्शन कमीशन से बड़ी खबर आई है। चुनाव आयोग बिहार के बाद अब पूरे देश में वोटर लिस्ट का इंटेंसिव रिवीजन करेगा। आज इलेक्शन कमीशन ने सभी राज्यों के चुनाव आयुक्तों और सीईओज की मीटिंग की। इसमें देश भर में वोटर लिस्ट को इंटेंसिवली रिवाइज करने की तैयारियों पर डिटेल प्रेजेंटेशन दिया गया। इस मीटिंग में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार भी मौजूद थे। मीटिंग के बाद आयोग ने कहा कि चूंकि बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं, इसलिए बिहार में सबसे पहले वोटर लिस्ट रिवाइज की गई। अब यह प्रोसेस पूरे देश में होगा, एक साथ होगा। इस साल के अंत तक वोटर लिस्ट के रिवीजन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और हो सकता है कि नवंबर में पूरे शेड्यूल का ऐलान हो जाए।